ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कर प्रस्तुति किसान वाणी कार्यक्रम में हमर जम्मू सुनोइया भैया बहनी मन कर स्वागत करते है। हाँ तो जी बहन, और देखिए आज है हेलो किसान वाणी नहीं। हाँ। तो हेलो किसान वाणी में आजकल देखिए हमार सोच ये किसान भाई मन फोन करते हैं और अपनी समस्या ला पूछते हैं और हमारे विशेषज्ञों का समाधान करते हैं। तो आज देखिए हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में आईना है डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा, वैज्ञानिक हमें बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक लैब कलेक्टेड कैंपस में है नहीं। और आज कर जो हमारा विषय है नहीं, हाँ। यह रहे कि शीत ऋतु में बटन मशरूम कर खेती और कंपोस्ट निर्माण और प्रबंधन ला कैसे करल जाए। तो डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा, स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमारे किसान भैया बहनी मन कर फोन आता है तेकर पहले हमन अपन बात ला शुरू करते ही कि बटन मशरूम जो हमार सरगुजा बर नवा है, तो चटिक विस्तार से बताई कि बटन मशरूम कर खेती में का लाभ है और कैसे हमार सरगुजा में कर खेती अधिक बढ़िया से कर सके। और हमारे यहाँ जो सरगुजा कर जो जलवायु है, यहाँ कर माटी जो हिसाब से है, यहाँ कौन किस्म कर मशरूम हर ज़्यादा उत्पादन ले सकत ही। जहाँ तक मशरूम की बात है, पूरे भारत में अब लगभग 30 ऐसी प्रजाति है जिसकी अब वैज्ञानिक विधि से अब खेती चालू की है। अभी तक सरगुजा या उत्तरी ये छत्तीसगढ़ की जो बात कर रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा ऑयस्टर मशरूम जिसमें प्लूरोटस साजुर काजू है या प्लूरोटस फ्लोरिडा है या प्लूरोटस सेपिडस है, इसकी ज़्यादा खेती हम लोग कर रहे थे। फिर ऑयस्टर मशरूम के बाद जब बात करें तो फिर मिल्की मशरूम की खेती यहाँ पर, जिसको दूधिया मशरूम की खेती, उसका भी वैज्ञानिक रूप से खेती यहाँ चालू किया गया। पैरा जो मशरूम है जिसको पैडी स्टॉक मशरूम कहते हैं, उसकी भी खेती यहाँ पर सफलतापूर्वक हो रही थी। अभी 4-5 सालों से हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, चाहे हमारी ये युवा जो कृषक हैं, वो बटन मशरूम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बटन मशरूम की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जो 120 प्रकार की मशरूम की व्यावसायिक खेती वैज्ञानिक रूप से हो रही है, उसमें बटन मशरूम का ही 40% उत्पादन हिस्सा है। 100% अगर सारे मशरूम की बात करें, चाहे वो पैडी स्ट्रॉ मशरूम हो, चाहे वो मिल्की मशरूम हो, चाहे ऑयस्टर मशरूम हो, चाहे वो मेडिसिनल मशरूम हो जिसमें सिटाके मशरूम है, कैडियोकैप्स मशरूम है, उसमें बात करें तो 40% जो मशरूम की खेती जो भाग है वो बटन मशरूम की होती है। बटन मशरूम के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इसकी खेती ठंडे वातावरण में होती है, इसलिए इसको शीत ऋतु का मशरूम भारत में इसको ऐसा कहा जाता है। अच्छा। और शीत ऋतु का कहने का अर्थ कि इसका जो खेती होता है ये 24 डिग्री के नीचे जब तापमान आता है तब इसकी खेती होती है, और इसका लिए अच्छा जो तापमान होता है वो 14 से 18 डिग्री होता है। दूसरा चीज़ कि इसके लिए ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता की ज़रूरत होती है वो लगभग 60 से 80% के आसपास होती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो तापमान होता है वो लगभग 20 डिग्री के नीचे आ जाता है, और इसी जो तापमान में जो वेरिएशन आता है या ठंडी का जो वातावरण रहता है उसका उपयोग अब हमारे जो युवा किसान भाई हैं, चाहे समूह की महिलाएं, अब करना जान गई हैं कि कैसे अगर शीत ऋतु में तापमान कम हो तो जो ऑयस्टर या मिल्की मशरूम की खेती कर रहे हैं उसको छोड़ के ये 2-3 साइकिल या 2-3 चक्र इस 4 महीने में वो बटन मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसीलिए अब सरगुजा में भी बटन मशरूम की खेती अब प्रचलन में आ रही है, और बटन मशरूम की खेती दूसरे मशरूम की खेती से, चाहे वो ऑयस्टर मशरूम हो चाहे वो मिल्की मशरूम हो, उससे ये इतर है। इसलिए क्योंकि बटन मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि कंपोस्ट बनाना, और ये कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है 22 से 28 दिन तक चलती है। और अगर हमारे किसान भाई कंपोस्ट का निर्माण अच्छे से सीख जाएं तो बटन मशरूम की खेती वो इस 4 महीने की अवधि में बराबर कर सकते हैं।
दूसरे तरीके से बात करें तो बटन मशरूम की खेती देश के दूसरे हिस्सों में कृत्रिम रूप से या वैज्ञानिक रूप से आर्टिफिशियल रूम बना के भी करते हैं कि अगर हम एक कमरा तैयार कर लें जहाँ पर तापमान हम एसी के माध्यम से, वातानुकूलित के माध्यम से अगर हम उसको टेम्परेचर कंट्रोल कर लें और ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है उसको, ह्यूमिडिफायर एक मशीन आती है उससे अपन 60 से 80% कर लें तो इसकी खेती साल भर कर सकते हैं। पर जहाँ तक उत्पादन के साथ साथ बिजली का व्यय ज़्यादा भी आता है, क्योंकि 14 से 18 डिग्री तापमान करना 24 घंटा ये एक बड़ा टास्क होता है। तो इसीलिए अब हमारे किसान भाई जो वातावरण में परिवर्तन जो ठंडी शीत ऋतु में होती है उसमें इसका उत्पादन के लिए अब आगे आ रहे हैं। सूरजपुर हो, बलरामपुर हो, सरगुजा तो कर ही रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं हमारे युवा किसान अब इसकी कंपोस्ट निर्माण में लग गए होंगे, क्योंकि अब अक्टूबर अब चालू होने को है। तो 22 से 28 दिनों कंपोस्ट एक बार बनाएंगे, उसके बाद वो 2 या 3 फसल 15 फरवरी तक इसमें ले पाएंगे जब तापमान 20 डिग्री के नीचे रहता है। जी डॉक्टर साहब, मैं अक्सर ये चीज़ ला देखता हूँ कि जो हमारे सरगुजा क्षेत्र में है, हमारे बहनी मन और हमारे समूह कर माध्यम से जो बहनी मन समूह चलाते ओमन मशरूम कर खेती में अधिक रुचि दिखाते हैं और अधिक शामिल भी हैं। 4-5 चीज़ें हैं कि ज़्यादा मैं तो देखता हूँ कि जो मशरूम उत्पादक जो कृषक हैं उसमें 80% तो हमारी सरगुजा के स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं, चाहे वो गृहिणी हैं वो हैं, और 20% पुरुष वर्ग इसमें है। इसके 5-6 कारण मैं मानता हूँ। पहला कारण ये कि मशरूम की खेती के लिए खेत की ज़रूरत नहीं होती है, वो घर में कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि मशरूम की खेती के लिए ज़्यादा आपको व्यय करने की ज़रूरत नहीं है। आप 500-600 रुपये से खेती चालू कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पॉन्ज चाहिए, भूसा चाहिए, पॉलीथीन चाहिए और एक छोटा कमरा चाहिए, तो 500 रुपये से इसकी खेती कर सकते हैं। तो पहला चीज़ कि खेत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ ज़्यादा लागत नहीं है इसकी खेती चालू करने में। तीसरा चीज़ पूरी दुनिया में सबसे कम समय की खेती मैं इसको मानता हूँ। धनिया पत्ती से लेके आप लाल भाजी से लेके जो भी खेती सब्जियों की करते हैं वो कम से कम वो 45 दिन के बाद उसको तोड़ के आप बेचते हैं। मैं कहता हूँ कि मशरूम की पहला फसल 26 दिन में आ जाता है। अच्छा। सबसे पहले मान ली अगर कोई किसान नवा किसान शुरू करना चाहता है ये बटन मशरूम कर खेती जी, तो बोला क्या तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले कमरा तैयार कर लें जो उसके पास उपलब्ध हो। अच्छा। चाहे मिट्टी का हो चाहे सीमेंटेड हो, कमरा साफ सफाई कर लें। सामान्यतः एक रसायन है फॉर्मेलिन बोलते हैं, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में वो उपयोग करके स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत कर दे। मतलब उसको बैक्टीरिया और फंगस से मुक्त कर दे ताकि किसी प्रकार का रोग ना हो। साफ सफाई अच्छा कर ले। कोशिश रहे कि उस कमरे में 2 खिड़की हो ताकि शुद्ध हवा क्रॉस वेंटिलेशन के माध्यम से उस कमरे को मिल सके। उसके बाद उस कमरे में वो स्वयं की इच्छा से या तो वो बांस का रैक बना ले या फिर वो बांस ऊपर टांग करके उसको बैग को लटकाने की व्यवस्था कर ले। अच्छा। ये भी खुद से कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा बाजार की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था कर लें। उसके बाद जिस कमरे में मशरूम की खेती करनी है वहाँ 12 से 15 सेंटीमीटर का रेत का एक परत बिछा दे। अच्छा। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही पानी को ठंडा करने के लिए हम लोग रेत बिछा कर उसको ठंडा पानी डालते थे। ये वही काम करेगा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो वो इतना हम व्यवस्था कर लें। एक लाइट की व्यवस्था कर लें, क्योंकि मशरूम रात को अगर उसको लाइट फेस में उसको लाइट मिले तो उसकी फ्रूटिंग बॉडी तेजी से ग्रोथ करती है। एक टन फोन आता है डॉक्टर साहब जी। हेलो हेलो। हाँ हेलो किसान वाणी, स्वागत। हेलो। हाँ हेलो भैया, आवाज सुनाई देता है? हाँ हेलो किसान वाणी। हाँ हेलो किसान वाणी, स्वागत भैया हमारे कार्यक्रम हेलो में। हेलो हेलो। हाँ आवाज आते भैया? हाँ दीदी आवाज सुनावत है, बढ़िया सुनावत है। हाँ स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हाँ आज बड़ा अच्छा विषय ला रखीन है जो साहब बहनी वाला मोर कतीले प्रणाम है। हाँ लगी। और मैं आप कर केंद्र कर नियमित श्रोता मधुसूदन प्रजापति बोलत रहा हूँ। हाँ मधुसूदन भैया स्वागत हमारे कार्यक्रम में। लगी डॉक्टर साहब सुनता है कि ये मशरूम के विषय ला रखीन है, तो मैं एकरे बारे में मतलब पूछना चाहता हूँ सर लग। जैसे मशरूम तो ज्यादातर मैं देखे हूँ कि जो गेहूं की भूसी होते ओकर से उगाते हैं, लेकिन का जैसे धान के पैरा होते हैं ओकर से भी उगा सकते हैं। एकरे थोड़ा बारे में जानकारी बताते हैं। अच्छा रउर सवाल अब अपन रेडियो कर माध्यम से कर जवाब सुना। डॉक्टर साहब रउर सवाल ला सुन ले ही। बहुत अच्छा सवाल पूछा है मधुसूदन जी आपने। जरूर पूरे देश में और बाहर भी जो व्यावसायिक खेती होती है मशरूम की वो गेहूं के भूसे में करते हैं।
पर आपने सवाल पूछा कि आप धान के पैरा या पुआल में भी इसकी खेती कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम वैज्ञानिक रूप से मशरूम खेती की बात करते हैं मधुसूदन जी, तो मशरूम की खेती के लिए 2 तत्वों की जरूरत पड़ती है। एक होता है कार्बन और दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो मात्रा जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में CN रेशो बोलते हैं, तो मशरूम की खेती के लिए CN रेशो 2:1 होना चाहिए। तो जिस भी भूसा में या जिस भी कृषि अवशिष्ट में 2:1 होगा कार्बन और नाइट्रोजन का उपस्थिति, वहाँ पर मशरूम ज़्यादा उगता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। जहाँ तक आप धान के पुआल में बोले, तो धान का जो पैरा होता है उसमें कार्बन और जो नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो 1:1 पाया जाता है ना। तो 1:1 पाया जाता है। तो इस कारण से जो मशरूम की खेती है, धान के पुआल में उत्पादन थोड़ा कम होगा, आपको समय उतना ही लगेगा, आपको बीज उतना ही लगेगा, आपको पुआल भी उतना ही लगेगा, समय भी वही होगा। पर अगर आप धान के पुआल में खेती करेंगे तो उदाहरण के लिए आपको 400 ग्राम उत्पादन मिला प्रति किलो धान के पुआल, तो उसी को अगर आप गेहूं के भूसा में करते हैं तो वो 800 ग्राम मिलता है आपको। तो वैज्ञानिक रूप से जो खेती हम लोग सुझाव देते हैं वो धान गेहूं के भूसा में देते हैं। आप धान के पुआल में भी कर सकते हैं, पर अपेक्षाकृत आपको उत्पादन लगभग कम मिलेगा। खेती दोनों में की जा सकती है। तो ये तो रही समझ जो सवाल। देखिए एक और फोन आता है। हाँ, लेगा थी। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो किसान वाणी भैया। हेलो। हाँ हेलो किसान वाणी, हाँ, स्वागत भैया। योगेश जांगड़े बोला था, हम सिरवा बांधा बेमेतरा ने। हाँ जांगड़े भैया, स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हम ये जानना चाहत हन कि जैसे पैदावार करा था ओकर बाद हमला बाजार व्यवस्था बने ढंग ला मिल पाए थी। हाँ जरूर सवाल डॉक्टर साहब सुनी ना। अच्छा सवाल है योगेश जी आपका, कि अभी तो बटन मशरूम के मांग बहुत ज़्यादा है और अभी बाज़ार इसका मूल्य अगर देखा जाए तो 140 से 200 रुपये किलो तक ये जा रहा है। ऑयस्टर मशरूम की खेती जब हम करते हैं तो ज़रूर हमको उसमें बाज़ार की समस्या होती है। उसका कारण ये होता है कि ऑयस्टर मशरूम में ना पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमको उसको 24 से 48 घंटे के अंदर उपयोग करना पड़ता है, मतलब उसकी भंडारण अवधि कम होती है। लेकिन जब बटन मशरूम की हम लोग बात कर रहे हैं तो बटन मशरूम को आप उत्पादन उसमें पानी के प्रतिशत कम होता है, 84 से 88% के आसपास होता है। तो इसको आप लगभग 7 से 8 दिन तक भंडारित कर सकते हैं। और अगर आपके पास 4 डिग्री का रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो आप इसको 12 से 15 दिन तक भी इसको भंडारित कर सकते हैं। तो आपको बाज़ार में जो तुरंत बेचने की जो हमको पानी के कारण इसमें डर रहता है कि ख़राब हो जाएगा, ये बटन मशरूम में नहीं होता है। दूसरी ओर बाज़ार की बात आप कर रहे थे, तो अभी तक बटन मशरूम या दूसरे मशरूम की सरकार द्वारा कोई समर्थन मूल्य या कोई MSP अभी तय नहीं किया गया है। आगे भविष्य में ज़रूर सरकार का ध्यान इस तरफ जाएगा और हमको एक समर्थन मूल्य, एक इसकी बाज़ार की बिक्री की व्यवस्था भी उपलब्ध हो पाएगी। उम्मीद करते कि जांगड़े जिला अपन सवाल का समाधान मिल गई सही। तीजी बहन, हाँ। मैं कहता हूँ कि एक दूसरा संदेश है, चलो सुन लेते। हाँ, जरूर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो हमन संदेश ला सुने और कृष्ण भैया जैसे रउर कर जो सवाल रही सोला हमन आगू करे थी। हाँ, हमारे किसान भाई मन कर जो सवाल और राउर कर समाधान तो चलते च रही। रउरे शुरुआत में जो पहिल मशरूम कर खेती करना चाहते हैं बटन कर ओकर तैयारी कर बारे में बतात रहें तो ओला बताते हैं। तो कमरे की तैयारी हो गया और कमरे की तैयारी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि वो कंपोस्ट कैसे बनाएं, कंपोस्ट की तैयारी कैसे कर लें, कंपोस्ट का निर्माण कैसे करें। तो किसान भाई ये नोट कर लेंगे कि कैसे अच्छा कंपोस्ट बनाएं और जितना अच्छा आपका कंपोस्ट वैज्ञानिक रूप से बनेगा उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। अच्छा, ये कंपोस्ट बनाए कर विधि कर बारे में भी बोलते हैं कि एक दीर्घकालीन विधि रहते और एक अल्पकालीन। बिल्कुल, यह सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जो अल्पकालीन जो विधि है वो 22 दिनों में कंपोस्ट तैयार होता है। अच्छा। और जो दीर्घकालीन जो विधि है वो लगभग 28 से 30 दिन लगता है। तो मेरा जो सुझाव है सरगुजा के हमारे अंचल के किसान भाइयों के लिए कि अल्पकालीन जो मेथड है, विधि है, वो उनके लिए अच्छा होता है। दीर्घकालीन विधि के लिए हमको समय यहाँ पर जो ठंड का समय है वो लगभग जो 3.5 महीने का होता है। तो अगर हम दीर्घकालीन में जाएंगे तो हम एक फसल कम ले पाएंगे। अच्छा। तो इसलिए अल्पकालीन विधि का प्रयोग हम करें। मैं बात कर रहा था कि कंपोस्ट निर्माण के लिए हमारे किसान भाई क्या क्या चीज़ का उपयोग करें। तो सबसे पहले जो ज़रूरत होगी, और ये जो मैं आपको कंपोस्ट निर्माण की जो कंपोजिशन या जो विधि बता रहा हूँ, ये हमारे भारत में सोलन में मशरूम उत्पादन केंद्र का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, सोलन कृषि महाविद्यालय। वहाँ का ये प्रोटोकॉल है जिसको 1996 से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बटन मशरूम उत्पादक किसान इसी विधि का और इसी जो कंपोजिशन है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो गेहूँ का भूसा की होती है। लगभग अगर हम एक लॉट की बात करें तो लगभग 300 kg वो गेहूं का साफ भूसा ले लें। दूसरा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुर्गी की खाद की, लगभग 60 kg मुर्गी की खाद की आवश्यकता होगी एक लॉट के लिए। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की। अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एक और सवाल बिल्कुल आता है। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ, स्वागत हमारे कार्यक्रम में। राम राम दीदी। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ, आपके कार्यक्रम सुन रहे थे, उसमें आपने एक बात बताई कि धान के पैरा से मशरूम का उत्पादन। तो यहाँ ना हमारे गांव में वो गेहूं के पैरा से बनाते हैं, यानी गेहूं के जो कूट है ना, हाँ गेहूं के उसमें भूसी से बनाते हैं। हाँ, उसको कैसे कैसे उपचारित करते हैं मैं देखी हूँ। हमारे गांव में कम से कम 200 महिलाएं ये काम कर रही हैं। तो जैसे जो बचा हुआ अवशेष रहता है ना, तो उस कैसे फेंक देते हैं वो लोग, खाद के रूप में उसको कैसे प्रयोग करें? अच्छा डॉक्टर साहब रउर सवाल सुनते हैं, अब जवाब भी सुनिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सामान्यतः हमारे जो किसान मशरूम के किसान हैं वो मशरूम का खेती जरूर करते हैं, और मशरूम की खेती के बाद जब 45 दिन के बाद 3 फसल हम ले लेते हैं तो उसका जो मशरूम उत्पादन के बाद जो अवशिष्ट बचता है वो बहुत अच्छा खाद होता है। तो उस खाद का उपयोग जी इधर के लोग वो अवशिष्ट जो बचता है तो उसको कैसे उपयोग करना चाहिए? मतलब कुछ उसमें मिला के खेत में डालना चाहिए, ऐसे ही फेंक देना चाहिए? नहीं, फेंकना नहीं चाहिए उसको। देखिए उसमें बहुत अच्छा सूक्ष्म तत्व की मात्रा बहुत पाई जाती है जो पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। चूंकि जब हम गेहूं के भूसा में जब हम बीज मिलाते हैं तो उसमें जो मशरूम का माइसेलियम है, फंगस, वो पूरी तरह से फैल जाता है और उसको तोड़ना पड़ता है, वो थोड़ा कठोर हो जाता है। हाँ, जी कठोर हो जाता है। तो पहले आप उस मशरूम के बैग को हाथ से अच्छी तरह से फोड़ लें, 1-2 दिन उसको धूप में रहने दें, ताकि अगर उसमें किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो हानिकारक हो सकते हैं, वैसे नहीं होता है, वो धूप से उपचारित से वो नष्ट हो जाए। और उसके बाद इसको आप सब्जियों के क्यारी में डालिए।
और जो फलदार पौधे हैं उसके जड़ों में डालें। और ये सूक्ष्म तत्व तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये भूसा होता है तो ये पानी अवशोषण करके रखता है, तो पौधों की जड़ों को और सब्जियों के जो जड़ों हैं उसमें बहुत लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने का काम करते हैं। तो इसको फेंके ना, इसको हम फूलों की भी खेती में प्रयोग करते हैं, गेंदे की भी क्यारियों में इसको डालें तो एक सूक्ष्म तत्व तो देती ही हैं, साथ ही साथ ये नमी बनाए रखते हैं, तो पानी की कमी को भी बचाते हैं ये अधिक उपयोग को, तो इसका अच्छा खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया जानकारी है। ऐसे आपका कार्यक्रम सुन रही थी, मैं अनूपपुर से बोल रही हूँ, जयवंती की ओर। हाँ, तो हमारे कार्यक्रम में फोन करे पर धन्यवाद। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो एक पहले और यदि कंपोस्ट बनाए कर विधि कर बारे में और सामग्री कर बारे में बात करत रहे जी। तो तीसरा जो चीज़ है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हमको उपलब्ध नहीं है तो अमोनियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 9 kg हमको उसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा यूरिया 3 kg की ज़रूरत पड़ेगी। म्यूरेट ऑफ पोटास है, उसकी हमको 3 kg की ज़रूरत पड़ेगी। सुपर फास्फेट खाद है, ये 3 kg हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमको गेहूं का चोकर जो होता है वो 15 kg के आसपास ज़रूरत पड़ेगी। जिप्सम की आवश्यकता होगी लगभग 30 kg की। उसके अलावा हमको एक इंडोसल्फान, ताकि सूक्ष्म जीवों को अगर किसी प्रकार की उसमें है तो उसको नष्ट कर सके, तो इंडोसल्फान की ज़रूरत पड़ेगी। तो गेहूं का भूसा, मुर्गी की खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, सुपर फास्फेट खाद और गेहूं का चोकर, जिप्सम और इंडोसल्फान, इतने चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और क्रमबद्ध रूप से जैसे आपने कहा कि 2 प्रकार से हम खाद बना सकते हैं, चाहे अल्पकालीन हो जो 22 दिन का होता है, और दूसरा है दीर्घकालीन विधि जो 28 से 30 दिन के अवधि में तैयार होता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के मौसम के को बात करें और इसको ध्यान रखें तो अक्टूबर से फरवरी के महीने में मशरूम की खेती इस विधि से करने के लिए किसान भाइयों के लिए ये खाद जो अल्पकालीन विधि है वो बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब अभी समय है, अभी मशरूम कर खेती कर सकता है। बिल्कुल, अब कंपोस्ट निर्माण 15 अक्टूबर तक अच्छे से चालू कर सकते हैं। अगर एक प्रक्रिया कर बात करी तो वो कैसे कैसे अलग करें? जी, मशरूम बटन मशरूम की जब कंपोस्ट निर्माण की बात करते हैं तो 22 दिनों की एक इसकी साइकिल चलती है। तो सबसे पहले जो हम गेहूं का भूसा लिए हैं, गेहूं के भूसा को साफ जगह पर कोशिश करें कि अच्छे से सफाई कर लें जगह की, और सफाई करने के बाद हम 300 किलोग्राम गेहूं के भूसा को अच्छी तरह से फैला दें और इतना पानी डालें कि गेहूं का भूसा भीग जाए लेकिन भूसा से बाहर पानी न जाए। तो भूसा को अच्छी तरह से भिगाए। भूसा को भिगाने के बाद उसमें पानी का छिड़काव करने के बाद उसको हम 2 दिन तक ये प्रक्रिया चालू करेंगे। सुबह शाम पानी से उसको भिगाना है, पानी का छिड़काव करना है, और 48 घंटे तक भूसा को उसको पलटना है दिन में 2 बार। 48 घंटा मतलब 2 दिन तक ये करने के बाद तीसरा दिन, पहला दिन और दूसरा दिन तो भूसा में पानी डालें और पलटें उसको, और तीसरा दिन हम क्या करेंगे कि जो भूसा है उसमें जिप्सम और इंडोसल्फान, मैंने 2 चीज़ कहा था, जिप्सम और इंडोसल्फान को छोड़ करके बाकी सभी सामग्रियों को इसमें बारी बारी से मिलाते हैं। तो मुर्गी की खाद मिला दिए, मुर्गी की खाद के बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिला दिए, यूरिया मिला दिए, म्यूरेट ऑफ पोटास मिला दिए, सुपर फास्फेट उसमें मिला देंगे, गेहूं का चोकर मिला देंगे, और इतना मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी का छिड़काव करेंगे। ये तीसरे दिन करेंगे। तीसरे दिन ये जब सभी सामग्री इंडोसल्फान और जिप्सम जब इसको बस छोड़ के बाकी सब मिला दिए, तब जो गेहूं का भूसा हमने लिया है उसको 5 फीट ऊंचा और लगभग 5 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबाई में एक ढेरी बना लेंगे। जो 300 kg हमने गेहूं का भूसा लिया और जो उसमें सामग्री मिलाएं, और ढेरी बना लेने के बाद इसको छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि 12 से 18 घंटा बाद इन चीज़ों को मिलाने के बाद जब उस ढेरी में हम हाथ अंदर छू कर देखते हैं तो उसका टेम्परेचर लगभग 18 घंटे के बाद देखते हैं तो 60 डिग्री के आसपास हो जाता है। मतलब डिकम्पोजिशन या उसका किण्वन चालू हो गया है, वो खाद का सड़ना चालू हो गया है। ये तीसरा दिन की बात है। 3 दिन के बाद छठवें दिन हम इस ढेरी को फोड़ के फैला देंगे और इसमें पानी का हल्का छिड़काव करेंगे और फावड़े की मदद से उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और छठवें दिन ये पानी मिलाने के बाद फिर उसको जो कंपोस्ट जो तैयार हुआ है फिर वैसे ही 5
5x5 फीट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में फिर ढेरी बना के रख देंगे। ये 6 दिन फिर इसी कंडीशन पे रखेंगे। 13वें दिन हम ढेरी को तोड़ते हैं फिर, और ढेरी को तोड़ने के बाद 13वें दिन उसमें जिप्सम और इंडोसल्फान को मिलाकर फिर से हल्का पानी का छिड़काव करते हैं और फिर से उसको ढेरी बनाकर रख देते हैं। ये 13वें दिन करना है इंडोसल्फान और जिप्सम को मिलाने का काम। ये दोनों मिलाने के बाद फिर से हम 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा एक ढेरी बनाकर उसको छोड़ देते हैं। 3 दिन के बाद 16वें दिन फिर से उस ढेरी को तोड़ के फिर टर्निंग करते हैं, पलटते हैं फावड़े के माध्यम से। और 16वें दिन के बाद यही क्रिया 3 दिन के बाद 19वें दिन भी करते हैं। फिर ढेरी को तोड़ करके हम उसकी टर्निंग करते हैं, मतलब पलटाई करते हैं। ये 19वें दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद 22वें दिन मतलब 6वीं बार टर्निंग मतलब पलटाई करते हैं और हल्का पानी का छिड़काव करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब 22वें दिन हम टर्निंग करते हैं तो इसमें इस खाद में किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं आता है, चाहे अमोनिया का चाहे यूरिया का। तो हम ये मान लेते हैं कि खाद हमारा तैयार हो गया है। अच्छा। और जो टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री था, हम देखते हैं कि वो 40 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जब हम नापते हैं तो टेम्परेचर भी आधा हो जाता है। जब खाद की तैयार होने की हम अगर कोई पैमाना की बात करें तो देखते हैं कि जो चमकदार गेहूं का भूसा था वो अब पूरी तरह से हल्के काले या भूरे कलर के पतले खाद में, दानेदार खाद में वो बदल गया है। अच्छा। और हम मान लेते हैं कि जब इसमें जो नमी है 28 से 48% के बीच आती रहती है, टेम्परेचर 30 डिग्री से अब नीचे हो गया है। अच्छा। तब हम मानते हैं कि बटन मशरूम के लिए अल्पकालीन विधि से बहुत अच्छा एक खाद तैयार हो गया है और इस खाद का प्रयोग अब हम बटन मशरूम की खेती में करने के लिए कर सकते हैं। साधारणतः जैसे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा लिखल बहनी मन नहीं है वो मशरूम कर खेती करना चाहते हैं, तो जैसे टेम्परेचर जो कहा था ओला देखना है चाहे नमी ला समझना है, तो का ऐसे साधारण समझ से अपन हिसाब से समझ सकते हैं का? एक तो जब उसको हम छू के ढेरी में जब हम हल्का हाथ उसमें डालते हैं तो गर्मी हमको खुद महसूस होती है। और जब आप खाद तैयार हो जाता है तो हमको खुद ये अनुभव हो जाता है कि जब 30 डिग्री से नीचे या 26 डिग्री के आसपास जब हम खाद को छूते हैं तो लगभग ठंडा ही होता है। तो बिना किसी तापमापी के हम इसको अनुभव के आधार पे भी या छू के भी इसको अनुभव कर सकते हैं। किसनो भैया, मैं मंडी भाव और मौसम की जानकारी ले देता हूँ। मैं देखा था एक और सवाल रहा एक जगह है, तो कैसे कहा था लेकिन तो मंडी भाव मौसम ला बताए रखी तेकर बाद में अपन सवाल करिए। देखिए आजकल अगर मंडी कर भाव देखब तो गेहूं है 2428 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का है 2230 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों है 5655 रुपया प्रति क्विंटल। वही कैसे अगर तापमान का गोट करब तो आज कर अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, और काल कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। तीजे बहन कहते हैं कि कृष्ण भैया जब एक सवाल है वो सवाल देखिए है नहीं इतना बढ़िया लेहन रहे बताएं कंपोस्ट बनाए कर पी थी हमन कैसे जानब कि अच्छा कंपोस्ट तैयार होगी सवाल कैसे चिन्हब? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे अच्छी बात है कि जब कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाए तो हम मुट्ठी में उसको लें और मुट्ठी में लेने के बाद उसको हम सूंघने की प्रयास करें। अगर किसी भी प्रकार का चाहे उसमें बदबूदार या अमोनिया का या सड़ा हुआ गंध आता है, इसका मतलब है कि हमारा कंपोस्ट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और अगर भीनी भीनी मीठी खुशबू आए उससे तो हम मान लें कि खाद हमारा अच्छा है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि खाद का जो कलर है वो हल्का भूरा या हल्का काला कलर का हो जाता है। और तीसरा इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कंपोस्ट को हम हाथ में मुट्ठी में दबा के देखें और मुट्ठी में दबा के देखने के बाद जब छोड़ दें तो हल्का पानी का उसमें नमी हमको लगे कि 60% तक इसमें नमी है, तो ये एक अच्छा खाद का एक सूचक होता है। तो किसान भाई हमारे इस प्रकार से कि हमारा कंपोस्ट अच्छा बना है कि नहीं जान पाएंगे। डॉक्टर साहब राउत ले बातचीत करत ही तो लगता है कि बातचीत लगातार हमारे चलते चले, बाकी देखिए समय कर बंधन है और बेरा होएगी सा है मतलब किसान वाणी आज कर हेलो किसान वाणी एतरेच तो राउत हमारे स्टूडियो में आए न इतना अच्छा जानकारी दी राउत बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।